अब हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि एल्कीन का नामकरण किस प्रकार करते हैं। तो अब तक हमने केवल एल्केन का नामकरण पढ़ा है। किसका नामकरण पढ़ा है? एल्केन का नामकरण हमने पढ़ लिया है। अब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एल्कीन के नामकरण के बारे में और एल्काइन के नामकरण के बारे में। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हमारे एल्काइन के नामकरण के बारे में। जो हमारा बी पॉइंट है, एल्कीन बी पॉइंट है और सी पॉइंट क्या हमारा? एल्काइन। क्लियर स्टूडेंट्स? अब कि एल्कीन और एल्काइन के नामकरण किस प्रकार किया जाता है तो वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है एल्कीन में, वो क्या है कि इसका जो सामान्य सूत्र है, यानी एल्कीन का जो सामान्य सूत्र है वो CnH2n होता है। क्या होता है? CnH2n होता है। और इसका जो अनुलग्न यानी इसका जो प्रत्यय होता है, यानी इसे आप साधारण भाषा में प्रत्यय भी कह सकते हो। तो इसका जो प्रत्यय होता है वो होता है ईन। क्या होता है बच्चों? ईन होता है, ENE। क्या होता है? ईन। इसमें भी हम वही चीज़ देखते हैं जो हमने एल्केन में देखी थी, यानी कि सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करना, प्रतिस्थापी समूह किधर आता है ये देखना। अब इसकी पहचान क्या होती है कि इसमें कार्बन कार्बन के मध्य क्या होता है? द्विबंध होता है। क्या होता है? द्विबंध होता है। और हम इसमें द्विबंध को प्राथमिकता देते हैं कि किधर से द्विबंध पहले आ रहा है। तो चलो इसके कुछ उदाहरण ले लेते हैं। सबसे पहले मैं सिंपल उदाहरण लूँगा। एक बच्चों इसमें एक बात मैं ये बता देना चाह रहा हूँ कि द्विबंध बनाने के लिए 2 या 2 से अधिक कार्बन की आवश्यकता होती है। कितने कार्बन की होती है? 2 या 2 से अधिक। तो देखिए ये तो सिंपल सा है हमारे पास। तो इसका जो नामकरण होगा वो होगा एथीन। क्या होगा बच्चों? एथीन होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 कार्बन है, देखिए 1 और 2। क्लियर? और उनके बीच में द्विबंध है, इसलिए इसका सीधा सिंपल सा नाम हो जाता है एथीन। एक और ले लेते हैं आपके सामने। देखिए अब यहाँ पर इसका नामकरण क्या होगा। सबसे पहले इसमें देखिए कार्बन कितने हैं, तो कितने? 1 2 3। कितने? 1 2 3 कार्बन है। तो क्या हो गया इसका नाम? प्रोप। क्या हो गया? प्रोप। अभी तक मैंने प्रोपेन या प्रोपीन या प्रोपाइन नहीं बोला है। अब हम इसमें द्विबंध देखते हैं कि ये द्विबंध आ रहा है, तो ये क्या है? प्रोपीन है। अब द्विबंध किस स्थिति पर है और कार्बन से किधर से पहले पास में आ रहा है? मैंने बोला था कि द्विबंध को हम प्राथमिकता देंगे। क्या देंगे? प्राथमिकता देंगे कि जिधर से द्विबंध पास में पड़ता है उधर से हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। तो किधर से पड़ रहा है? इधर से पास में 1 2 और 3। तो कितने कार्बन है? 3 कार्बन है, तो प्रोप हो गया। तो अब इसका नामकरण क्या हो जाएगा? अब हमें इसमें द्विबंध की स्थिति को भी दर्शाना होगा कि द्विबंध किस स्थिति पर आ रहा है। तो देखिए तो क्या हो जाएगा? 1 प्रोपीन। क्या हो जाएगा? 1 प्रोपीन, यानी कि पहले नंबर पे क्या है? हमारा द्विबंध है। इसका एक तरीके से और नामकरण कर सकते हो आप कुछ इस तरीके से कि प्रोप -1 ईन। कुछ इस तरीके से भी इसका नामकरण आप कर सकते हो। अब ऐसे उदाहरण लेते हैं हम जिसके अंदर क्या हो? प्रतिस्थापी समूह भी उपस्थित हो। तो वो देखिए ये देखिए बच्चों मैंने ले लिया है। अब हम इसमें क्या करेंगे? सबसे पहले लंबी श्रृंखला का चयन करेंगे। सबसे पहला ही काम ये होगा हमारा सबसे लंबी श्रृंखला का। तो देखिए ये जो है वो सबसे लंबी श्रृंखला है। कितने कार्बन है? 4 कार्बन है, दिख रहे हैं हमें 1 2 3 4। अब हम इसमें ना पहले नंबरिंग नहीं लिखेंगे, पहले ये देखेंगे कि द्विबंध किधर से पास में आ रहा है। तो किधर से आ रहा है? देखिए यहाँ पर पहला, तो पहले नंबर पे आ रहा है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो यहाँ से हम स्टार्टिंग करेंगे 1 2
3 और 4। कितने कार्बन हो गए? 4। और प्रतिस्थापी समूह कौन से नंबर पे आ रहा है? तो पहले और दूसरे कार्बन पर हम प्रतिस्थापी समूह को नंबर देंगे। तो इसका नामकरण हम करेंगे तो वो किस प्रकार हो जाएगा? तो देखिए, पहले हम हमेशा प्रतिस्थापी समूह का नाम लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा? 2 क्लोरो। 2 क्लोरो। अब द्विबंध की स्थिति कौन सी है? पहले पे। और नाम क्या है श्रृंखला का? ब्यूटेन। तो 1 ब्यूटेन, तो ब्यूटीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द्विबंध के कारण ब्यूटीन। इसी प्रकार एक उदाहरण और लेता हूं मैं आपके सामने। अब देखिए बच्चों, अब इसका नामकरण हम किस प्रकार करेंगे? तो सबसे पहले लंबी श्रृंखला का चयन करें। तो आप चाहे ये यहाँ से लें या इस कार्बन ऊपर वाले को लेकर करें। तो मैं नीचे वाले को लेकर कर लेता हूँ आपके लिए। ये अब इसमें देखेंगे कि जो द्विबंध है वो किधर से पास में आ रहा है। तो इधर से काउंटिंग कर लेते हैं एक बार। 1 2 3 4। तो दूसरे नंबर पे आ रहा है इधर से, और इधर से 1 2। तो आप चाहो तो किधर से भी कर सकते हो। तो मैं इधर से कर रहा हूँ 1 2 3 और 4। अब इधर से करने का रीज़न क्या है कि प्रतिस्थापी समूह जो है वो पास में भी आ रहा है। अगर मैं इधर से करता हूँ तो 1 2 3 नंबर पे आ जाता है प्रतिस्थापी समूह, इधर से 1 2 पर ही आ रहा है। तो अब इसका जो नामकरण करेंगे तो वो किस प्रकार करेंगे कि 2 मेथिल 2 मेथिल 2। अब कितने कार्बन है? 4। तो ब्यूट हो गया और द्विबंध है इसलिए ब्यूटीन। अब मैं इसको एक बार इंग्लिश में भी लिख देता हूँ। 2 मेथिल 2 ब्यूटीन। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये तो था किसका नामकरण? हमारे एल्कीन का नामकरण। अब हम पढ़ेंगे हमारे एल्काइन का नामकरण, कि एल्काइन का नामकरण जो है वो किस प्रकार से किया जाता है। एल्काइन का जो सामान्य सूत्र होता है बच्चों वो ये होता है, इसका जो सामान्य सूत्र होता है वो CnH2n-2 होता है। क्या होता है? CnH2n-2 होता है। इसमें अनुलग्न यानी कि जो प्रत्यय लगता है आपके वो लगता है आइन। क्या लगता है? आइन। क्या लगता है? आइन, यानी YNE, आइन। इसमें कार्बन कार्बन के मध्य त्रिबंध होता है। क्या होता है बच्चों? त्रिबंध होता है। और त्रिबंध को हम इसमें प्राथमिकता देंगे। चलो अब इसका कुछ उदाहरण लेके हम करते हैं कि एल्काइन का नामकरण हम किस प्रकार करेंगे। तो त्रिबंध होने के लिए भी आपको 2 या 2 से अधिक कार्बन की आवश्यकता होती है। तो देखिए, इसे हम कहते हैं एथाइन। क्या कहते हैं बच्चों? एथाइन। अब एक उदाहरण मैं आपके सामने ये इस प्रकार से ले लेता हूँ। अब यहाँ पर कार्बन की संख्या कितनी है बच्चों? 1 2 3। अब त्रिबंध किधर से पास में पड़ रहा है? तो इधर से, यहाँ से 1 2 और 3। तो पहले नंबर पे ही है, तो इसका जो नाम हो जाएगा वो हो जाएगा 1 प्रोपाइन। क्या हो जाएगा? 1 प्रोपाइन। अब कुछ प्रतिस्थापी समूहों के साथ लेकर देख लेते हैं। अब देखिए कि इसका नामकरण हम किस प्रकार करेंगे। वही करना है कि सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करना है। तो ये मैं ऊपर से ले रहा हूँ आपके लिए लंबी श्रृंखला। ये मैंने श्रृंखला
ले लिए है। अब हम देखेंगे कि द्विबंध जो है वो किधर से पास में आ रहा है। तो देखिए द्विबंध किधर से पास में आ रहा है और ये जो बचा हुआ है वो हमारा प्रतिस्थापी समूह है। तो किधर से काउंट करें, एक बार इधर से कर लेते हैं और एक बार इधर से। तो पहले इधर से करके देख लेते हैं 1 2 3 नंबर पे आ रहा है इधर से और इधर से 1 2। तो 2 पास में है बजाय 3 के, तो हम यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 और 5। अब हम इसका नामकरण करते हैं और जो प्रतिस्थापी समूह है वो 4th नंबर पे है, तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हमें त्रिबंध को पहले प्रायिकता देनी है। अब हम इसका नामकरण करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 मैथिल 2। अब कितने कार्बन है 5, तो 2 पेंटाइन। क्लियर स्टूडेंट्स, ये तो था हमारा किसका, एल्केन का नामकरण। आप चाहे तो आप इसके बहुत सारे उदाहरण कर सकते हैं, आपकी बुक में गिवन है। और अगर आपको और भी उदाहरण चाहिए तो आप हमें उस नंबर पर व्हाट्सअप करके मंगा सकते हो। अब हम इसमें पढ़ेंगे हमारे कार्बन के अपर रूप के बारे में कि कार्बन के अपर रूप होते क्या हैं आखिरकार। तो कार्बन के अपर रूप का मतलब होता है कार्बन जैसे ही, यानी कि कार्बन के कुछ अन्य पदार्थ। यानी कि अपर रूप उसे कहते हैं गुणों में और दिखने में तो कार्बन जैसे हो, लेकिन उसके रासायनिक संगठन वगैरह में भिन्नता हो जाती है, भौतिक प्रकृति में भिन्नता होती है, तो हम उसे क्या कहते हैं, अपर रूप कहते हैं। और इस गुण को हम क्या कहते हैं, अपर रूपता कहते हैं। कार्बन के अपर रूप मोस्टली जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो होते हैं वो होता है, एक तो हीरा होता है आपका, एक होता है ग्रेफाइट, एक होता है फुलरीन। ये जो है ये 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट अपर रूप है जो आपके बेसिकली आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं या आपके सिलेबस में है। और कार्बन के अपर रूप को कुछ 2 भागों में बांटा गया है। 2 भाग कौन कौन से हैं, तो एक तो है क्रिस्टल के रूप में और एक है अक्रिस्टल के रूप में। एक तो किसमें, क्रिस्टल के रूप में, और एक है अक्रिस्टल के रूप में। तो क्रिस्टल के रूप में हम जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं एक तो हीरे के बारे में, ग्रेफाइट के बारे में और फुलरीन के बारे में। और अक्रिस्टल में जो जो आपके अपर रूप होते हैं वो कौन कौन से होते हैं बच्चों, तो वो होते हैं एक तो कोल, कोक, एक होता है कास्ट चारकोल यानी लकड़ी से निकलने वाला चारकोल, एक होता है जंतु चारकोल यानी जंतुओं में जो पाया जाने वाला चारकोल होता है, और एक होता है गैस कार्बन। क्या होता है बच्चों, गैस कार्बन यानी एक तरह से कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये जो कार्बन है, ये जो इसके अपर रूप मैंने आपके सामने लिखे, इनके बारे में दिखाया जाता है, ये सारे होते हैं। बेसिकली हम इस चैप्टर में मोस्टली इन्हीं चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं या डेली लाइफ में इनका काफ़ी सारा यूज़ होने लगता है। तो अब हम पढ़ेंगे इनके अपर रूप के बारे में। तो सबसे पहले जो है वो क्रिस्टल है। तो क्रिस्टल का मतलब क्या होता है कि ऐसे पदार्थ जो क्या हो, कण के रूप में हो, किसके रूप में हो, कणों के रूप में हो या हमें वो दिखते हो, तो वो जो है वो क्रिस्टल होता है। क्या होता है, क्रिस्टल होता है। वो एक सुव्यवस्थित ढंग से बंधा हुआ होता है। एक किस तरीके से बंधा होता है, त्रिविम में यानी 3D में वो एक सुव्यवस्थित ढंग से बंधा हो, व्यवस्थित रूप से जमा हुआ हो, उसे हम क्या कहते हैं, क्रिस्टल कहते हैं। अब हम इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे हमारे हीरे के बारे में, यानी कि डायमंड के बारे में। डायमंड आप सभी जानते हैं, आप सभी ने डायमंड को देखा भी है कि डायमंड होता क्या है। अब हम डायमंड के बारे में पढ़ते हैं कि अब जो डायमंड है वो एक सबसे जटिल रूप वाला जटिल पदार्थ है। क्या है, जटिल पदार्थ है। क्या है, एक जटिल पदार्थ है, मतलब एक कठोर पदार्थ है। इसे तोड़ना मुश्किल होता है। क्या होता है, इसे तोड़ना मुश्किल होता है। ये पारदर्शित होता है,
यानी हम इसे आर पार दे सकते हैं, बहुत ज़्यादा चमकदार होता है ये। ये जो है विद्युत का कुचालक होता है, यानी कि इससे आप विद्युत का संचालन नहीं कर सकते हो। क्या नहीं कर सकते हो? विद्युत का संचालन नहीं कर सकते हो। इसमें बंद का जो कोण होता है, इसमें जो आपका बंद कोण होता है वो होता है आपके 154 पिकोमीटर होता है। क्या होता है? इसमें जो कार्बन कार्बन के मध्य जो बंद कोण होता है वो होता है 154 पिकोमीटर होता है, या 150 पिकोमीटर भी आप उसे कह सकते हो। यह एक 3D शेप में होता है। किस शेप में होता है? 3D, यानी कि त्रिविम में होता है। त्रिविम में व्यवस्थित होता है। इसका जो गलनांक है वो अप्रोक्स होता है आपके 531 या उससे ज़्यादा, लगभग लोहे के बराबर इसका क्या होता है? गलनांक बिंदु होता है। यानी कि ये बहुत ही कठोर होता है, इसलिए क्या होता है? ये बहुत ज़्यादा तापमान पर पिघलता है। इसका जो शेप है वो मैं थोड़ा बनाता हूँ आपके सामने। ये जो डॉटेड आप देख रहे हो ये क्या है? कार्बन है। क्या है? जो कार्बन है। ये 3D शेप में उपलब्ध होता है वैसे तो, फिर भी मैं यहाँ कोशिश कर रहा हूँ कि आपके यहाँ मैं इसको बनाऊँ। तो स्टूडेंट्स ये कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। कार्बन कार्बन को अगर हम अलग करें इसमें, तो ये कुछ इस प्रकार से हमें व्यवस्थित होता हुआ दिखाई देता है। इनकी कार्बन के बीच में जो बंद कोण होता है या बंद दूरी आप कह सकते हो, तो वो होती है लगभग 154 पिकोमीटर की। और इसमें दूरी थोड़ी पास में होने की वजह से ये क्या होता है? विद्युत का कुचालक होता है। विद्युत का कुचालक होने का मतलब यह है कि इससे आप विद्युत का संचालन नहीं कर पाओगे। क्या नहीं कर पाओगे? विद्युत का संचालन, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मुक्त रूप से उपस्थित नहीं होते हैं। क्या होते हैं? मुक्त रूप से उपस्थित नहीं होते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स कि हीरा क्या होता है, उसके बारे में क्या क्या है। अब इसके कुछ उपयोग देख लेते हैं हम कि इसके उपयोग क्या क्या होते हैं। आप सभी जानते हैं, पहला उपयोग एक तो ये है कि कांच को काटने में इसका उपयोग किया जाता है। सेकंड ये है कि आभूषण के बारे में सभी जानते हैं, आभूषण या ज्वेलरी। तो आप आभूषण ही उसे समझ सकते हो, तो इसका ये उपयोग होता है। अब ग्रेफाइट देखेंगे कि ग्रेफाइट आखिरकार होता क्या है। तो ये तो हमने केवल हीरे के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे इसमें ग्रेफाइट के बारे में। हीरे की जो आकृति होती है वो चतुष्फलकीय होती है बच्चों। कैसे होती है? चतुष्फलकीय आकृति है। अब जो हम पढ़ेंगे वो किसके बारे में पढ़ेंगे? ग्रेफाइट के बारे में, कि ग्रेफाइट होता क्या है। इसका जो पहला पॉइंट है ये है कि आकृति जो इसकी होती है परतों के मध्य, वो होती है षटकोणीय। कैसी होती है? षटकोणीय, यानी कि ये होता है हेक्सागन जो होता है आपका कुछ इस प्रकार का।
ये कुछ इस प्रकार का होता है। क्या होता है? षटकोण होता है। क्या होता है? ये षटकोण होता है। तो इसकी आकृति इस प्रकार की होती है। और ये है कि ये परत के ऊपर परत के रूप में व्यवस्थित होता है। यानी कि इसकी एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर होती है। क्या होती है? एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर उपस्थित होती है। यहाँ पर आप इसके अंदर विद्युत का संचालन कर सकते हो, इसलिए ये क्या है? विद्युत का सुचालक है। विद्युत का सुचालक होने का रीज़न ये है कि दो परतों के मध्य इसमें क्या होती है? अधिक दूरी होती है। अधिक दूरी के अंदर यहाँ पर मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं। और मुक्त इलेक्ट्रॉन है तो क्या होगा? विद्युत का सुचालक होगा। और परतों के मध्य अधिक दूरी के कारण यह मुलायम होता है। कैसा होता है? मुलायम प्रकृति का होता है, यानी ये बहुत ही सॉफ्ट होता है और ये थोड़ा चमकीला नहीं होता है। और आप इसे कह सकते हो ये थोड़ा भंगुर प्रकृति का होता है। किस प्रकृति का होता है? भंगुर प्रकृति का होता है। यानी आप इसे तोड़ सकते हो, अपने हाथों से इसको क्या कर सकते हो? कर सकते हो, तोड़ सकते हो। क्या कर सकते हो? तोड़ सकते हो। आप सभी ने देखा होगा कि पेंसिल में जो गुल होता है, आपकी जो निब होती है, वो ग्रेफाइट ही होता है। क्या होता है? ग्रेफाइट होता है। वो थोड़ा ग्रे कलर का होता है। अब मैं इसकी थोड़ी आकृति बना देता हूँ आपके सामने। ये जो मैं डॉटेड बना रहा हूँ वो आपकी क्या है? कार्बन है। इसमें ये लेयर इसके साथ जुड़ी हुई होती है। कैसे होती है? जुड़ी हुई होती है। इसमें परतों के मध्य क्या होती है? दूरी होती है। क्या होती है बच्चों? दूरी होती है। वो होती है लगभग 133 पिकोमीटर की होती है और इनके मध्य जो बंद होता है वो 140 पिकोमीटर का होता है। इस वजह से क्या होता है? यहाँ पर क्या होती है कि विद्युत का संचालन हम कर पाते हैं। दूरी अधिक है और इलेक्ट्रॉन मुक्त रूप में यहाँ पर पाए जाते हैं। अब इसके जो उपयोग हैं, उपयोग यह है कि पेंसिल बनाने में इसका उपयोग होता है। बी, शुष्क स्नेहक। शुष्क स्नेहक का मतलब होता है कि मशीन के पुर्जे जब थोड़े जाम हो जाते हैं तो उसके बीच में इसको रगड़ा जाता है, उसके अंदर डाला जाता है, जिससे क्या हो? वो थोड़े फिसलदार हो, मुलायम प्रकृति के हो। क्लियर? जो एक उपयोग इसका ये हो सकता है कि इसके आप इलेक्ट्रोड बनाते हो। क्या बनाते हो आप? इसके इलेक्ट्रोड बनाते हो। यानी जब भी आप केमिकल रिएक्शन करवाते हो इलेक्ट्रॉन के द्वारा तो उसमें इलेक्ट्रोड की जरूरत पड़ती है। तो वो इलेक्ट्रोड जो होते हैं आपके ग्रेफाइट के होते हैं। किसके होते हैं? ग्रेफाइट के होते हैं। अब हम पढ़ेंगे हमारे फुलरीन के बारे में कि फुलरीन है क्या। फुलरीन एक अनोखा अपर रूप माना जाता है कार्बन का, कि ये एक अकेला एक ऐसा अपर रूप है जो थोड़ा विचित्र प्रकार का है। सबसे पहले इसमें ये है कि इसमें C16 व C17 कार्बन उपस्थित होता है। और इसकी जो खोज करी थी वो थी हमारे बकमिंस्टर फुलरीन ने इसकी खोज करी थी।
उन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया है। क्या है? फुलरीन। इसकी जो संरचना होती है वो फुटबॉल नुमा होती है। कैसी होती है? फुटबॉल नुमा होती है। इसलिए हम इसे बकी बॉल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बकी बॉल भी हम इसे कहते हैं। इसमें देखिए कि बच्चों 20 तो षटकोण यानी कि इसमें 20 तो षटफलक होते हैं और 12 इसमें जो पेंटागन है यानी कि जो जिसे हम कहते हैं पंचफलक, वो भी कह सकते हो आप इन्हें। ये एक फुटबॉल नुमा संरचना होती है और इसकी जो ये संरचना है वो 3D शेप में आती है। किस में होती है? 3D में होती है। किस में होती है? इसकी संरचना 3D आकृति होती है। आप सभी ने फुटबॉल तो देखी होगी, उस प्रकार की इसकी आकृति होती है। तो एक बार हम इसकी कोशिश करेंगे बनाने की। तो देखिए, देखिए बड़ी पेचीदा इसकी ये है संरचना। ये बहुत ही पेचीदा संरचना बना रहा हूँ मैं। देखिए यानी कि इसमें कितने पंचफलक होते हैं? 12 पंचफलक होते हैं और 20 षटफलक होते हैं। ये इसकी संरचना फुटबॉल नुमा होती है। कैसी होती है? फुटबॉल नुमा। इसलिए इसे हमेशा क्या कहते हैं? बकी बॉल भी कहते हैं। अब इसके जो उपयोग हैं, और इसमें एक चीज़ ये है कि इसमें जो कोण होता है, बंद कोण, वो होता है लगभग 1.45 एंगस्ट्रॉम का होता है। कितने का होता है? 1.45 एंगस्ट्रॉम का होता है। अब इसका उपयोग, इसका पहला उपयोग होता है कि प्राकृतिक गैस को शुद्ध करने में, और एक इसका उपयोग होता है आपके परमाणुीय बेरिंग बनाने में। परमाणुीय बेरिंग बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। परमाणुीय बेरिंग का मतलब ये होता है कि जब नाभिकीय विखंडन किया जाता है तो उसमें इसको एज ए उत्प्रेरक के रूप में जल्दी अभिक्रिया और धीमे यानी कि बहुत ही मुलायम तरीके से अभिक्रिया कराने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ये बहुत ही विशेष रूप से होता है, इसका उपयोग हर जगह नहीं किया जा सकता है। अब ये जो हमने अपर रूप पढ़े थे, ये इसका सीधा सीधा 4 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है कि कार्बन के तीनों अपर रूप कौन कौन से, हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन के बारे में समझाइए। तो आप उनको इस प्रकार से समझा सकते हो। अब जो बचते हैं हमारे टॉपिक, वो है अगला पॉइंट जो होता है वो है दैनिक जीवन में कुछ कार्बनिक यौगिक हैं उनके बारे में, जिसे हम सीधी सीधी भाषा में बहुलक कहते हैं। वो हम डिस्कस करेंगे हमारे अगले लेक्चर में। इस वाले लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था? एल्कीन के नामकरण के बारे में, एल्काइन के नामकरण के बारे में, कार्बन के अपरूप के बारे में। कौन कौन से अपरूप थे हमारे पास? हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन के बारे में हमने उनके अंदर डिस्कस किया था। अब जो होगा वो होगा बहुलक के बारे में। वो हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, उसे बड़े ध्यान से पढ़िए क्योंकि उनकी रिएक्शन आपके एग्जाम में ज़रूर आ सकती है। तो अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में? बहुलक के बारे में। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी है तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, और अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स भी चाहिए तो आप हमें व्हाट्सअप कर दें या कमेंट करके लिख दें। धन्यवाद।